गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, JVCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 बनाया था उसमें हमने भौतिक राशि, मात्रक तथा मापन पद्धतियों का अध्ययन करा था। यहाँ पर हम विमीय सूत्र क्या होते हैं, किस प्रकार से इनके ऊपर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और विभिन्न भौतिक राशियों के जो विमीय विश्लेषण के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का यहाँ पर एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए विमीय सूत्र की, तो देखिए हमने कल स्टडी करी थी मूल राशि, और इन मूल राशि के आधार पर ही विमीय सूत्रों का निर्माण किया गया है, या एक तरीके से जो बेस अपने पास है, जो आधार अपने पास है, वो हम मूल राशियों के आधार पर ही स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अपने पास ये आती है कि विमा एक्चुअली क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र से हम क्या समझते हैं। देखिए कल आपको बताया था कि जितनी भी भौतिक राशियां मानी गई हैं उनको मूल और व्युत्पन्न दो प्रकार की राशियों में हमने डिवाइड कर रखा है। मूल राशियां हमने पढ़ी थी, वे राशियां होती है जो कि अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं और जिनको और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। व्युत्पन्न राशियां इन मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से ही बनाई जाती हैं। तो एक्चुअली आपके पास भौतिक राशि का विमीय सूत्र इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि के निर्माण में कितनी मूल राशियों का प्रयोग किया गया है, या हम और अच्छे से बोलें कि कौन सी मूल राशि कितनी बार उस भौतिक राशि के निर्माण में प्रयुक्त हुई है। तो सबसे पहले बात की जाए कि जिस प्रकार से हम केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने हर तत्व के लिए एक सिंबल यूज़ में ले रखा है। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन को हम H के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, हीलियम को हम HE के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और अगर किसी भी यौगिक का सपोज हमारे पास पानी है तो हम इस फार्मूले को देखते ही ये बता सकते हैं कि पानी जब यौगिक का निर्माण करा गया होगा तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का यूज़ करा गया होगा। इसी प्रकार से जब भौतिक राशि की बात की जाती है तो सबसे पहले मूल राशियों के लिए एक स्पेसिफिक विमा, एक स्पेसिफिक सिंबल बनाए गए हैं। जब हम व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे तो कितनी मूल राशि कितनी बार यूज़ में हुई है उसको संबंधित मूल राशि के विमा के घातों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मूल राशि की, और हम ये जानते हैं कि मूल राशियां बेसिकली 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार की हमने मूल राशियां मानी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी भी अन्य राशियों का निर्माण किया जाएगा वो इन मूल राशियों के संयोजन से ही प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इन 7 मूल राशियों के लिए हमको एक स्पेसिफिक विमा की, एक स्पेसिफिक सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर यहाँ पर हम लिखें तो हमारे पास विमाओं को निम्नांकित प्रकार से लिखा गया है। विमा सदैव कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं। लंबाई के लिए आपके पास जो सिंबल प्रयुक्त है वो है L। विमा को हम हमेशा कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। लंबाई के लिए हमारे पास L। द्रव्यमान के लिए हम मानकर चलते हैं M। समय हमारे पास है T। तापमान हमारे पास है K। विद्युत धारा हमारे पास है A। पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं N, और ज्योति तीव्रता हमारे पास आ जाता है C। तो बेसिकली इन 7 भौतिक राशियों के लिए, 7 मूल राशियों के लिए विमा के रूप में इन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर? तो हमको ये 7 सिंबल्स याद होने चाहिए। इन 7 सिंबल्स का मतलब हमको पता होना चाहिए। विमा हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी और इनको बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हम विमा या विमीय सूत्र लिखते समय प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, जब हम आगे की स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात हमको प्रत्येक भौतिक राशि का मतलब और उनका गणितीय फॉर्मूला प्राप्त होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर हमको मतलब नहीं पता या उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस अपन को नहीं पता हैं तो विमा को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसको कोई रटने वाली, कोई एक तरीके से लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, यह आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को ज्ञात किया गया है। यहाँ पर हम जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे जनरली क्वेश्चंस के अंदर काम में आने वाली हैं, एक बार उनका विमीय सूत्र लिख लेते हैं और फिर विमीय विश्लेषण के आधार पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा जाता है उस तरीकों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, तो ये हमने मूल राशियों की विमाएँ मान ली। अब जो अपने पास भौतिक राशि जनरली काम में आने वाली है, एक बार उनका विमीय सूत्र निकालना हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं वेग या फिर चाल की। ठीक है, वेग और चाल का फॉर्मूला हम लिखते हैं। जैसे वेग की बात की जाए तो वेग के लिए हम लिख देते हैं विस्थापन बटा समय, और अगर आप चाल की बात करोगे तो ये दूरी बटा समय हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लंबाई की ही बात कर रहे हो, विस्थापन लिखा जाए या दूरी लिखा जाए, ये दोनों अल्टीमेटली रिप्रेजेंट लंबाई को ही करते हैं। तो देखिए लंबाई का मतलब हमारे पास है L, और समय को हमने, समय की विमा क्या है अपने पास T। तो हम एक तरीके से वेग और चाल इसको लिख सकते हैं L। लंबाई का कितनी बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, एक बार यूज़ करा गया है, और जब समय की पावर को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है L1 T-1। तो ये जो L1 T-1 है वो हमारे पास क्या है, वेग और चाल का विमीय सूत्र है। आप चाहो तो स्टैंडर्ड की फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L1 T-1, क्योंकि अगर किसी भी राशि की घात 0 है तो इसका सीधा सा मतलब है उसका गणितीय मान 1 है। तो जनरली विमीय सूत्र के अंदर MLT का यूज़ करा जाता है, ये एक स्टैंडर्ड है। आप चाहो तो इन सातों सिंबल का यूज़ भी कर सकते हो। पावर जो रेस्पेक्टिव पावर है वो 0 लिख दी जाएंगी, वो एक इनकरेक्ट वे नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड की फॉर्म में विमीय सूत्रों को हम MLT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा जिस अन्य राशि का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर हम उसका भी यूज़ करने लग जाएंगे। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0, m की घात 0, L1 T-1, k की घात 0, a की घात 0, n की घात 0, c की घात 0, वो भी एक करेक्ट वे है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं। तो त्वरण को गणितीय रूप से हम लिख सकते हैं dv/dt, कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर आपके पास क्या है, त्वरण कहला रही है। तो अगर इसका गणितीय विमीय सूत्र लिखा जाए तो देखिए वेग के लिए हमने लिखा था m0 L1 T-1, और समय के सापेक्ष अपन परिवर्तन देख रहे हैं तो T1। बात क्लियर। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। आधार समान होते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम त्वरण के लिए विमीय सूत्र लिख सकते हैं m0 L1 T-2। तो त्वरण के लिए विमीय सूत्र क्या लिखा गया, m0 L1 T-2। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बल की, फोर्स, तो बल हमारे पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन के द्वितीय नियम से जो हमारे पास बल की परिभाषा है उसका गणितीय रूप इस प्रकार से लिखा जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब आपको द्रव्यमान एक बार यूज़ करा गया m1, और त्वरण का हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है जिसको हमने लिखा m0 L1 T-2। जब आधार समान होंगे, घातें जुड़ जाएंगी, तो हमारे पास फॉर्मूलेशन क्या बनेगा m1 L1 T-2। तो त्वरण के लिए जो आपके पास विमीय सूत्र है वो क्या प्राप्त किया गया, m1 L1 T-2 प्राप्त किया गया। इसी से हम आगे चलते हैं कि जैसे हम बात करें कार्य की, कार्य या फिर ऊर्जा। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमको पता है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। तो जनरली हम ये बोल देते हैं कि कार्य और ऊर्जा ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए कार्य और ऊर्जा की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल हम कार्य के बराबर लिखते हैं। अब बल का विमीय सूत्र हमने प्राप्त कर रखा है कि बल हमारे पास है m1 L1 T-2, और विस्थापन का मतलब लंबाई की बात की गई यानी कि L1, क्योंकि विस्थापन कितनी बार यूज़ हुआ, एक ही बार यूज़ हुआ है। वापस से फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो हमारे पास विमीय सूत्र बनता है L1 L2
t-2, तो कार्य का विमेय सूत्र हमको क्या प्राप्त हुआ, m1L2 t-2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपके पास गणितीय फॉर्मूला आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके विमेय सूत्रों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2-4 विमेय सूत्र हम और लिख देते हैं, उसके बाद में विमेय विश्लेषण के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, कार्य के बाद सपोज हमने बात करी कि हम बात करते हैं शक्ति की, पावर की। कार्य, समय के सापेक्ष कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है, दैट इज W/T। अब कार्य का विमेय सूत्र हमने कैलकुलेट कर रखा है m1L2 t-2, और समय का विमेय सूत्र हम जानते हैं T1। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, ऐड करने पर हमको प्राप्त होगा m1L2 t-3। ठीक है, ये आपके पास शक्ति आ गया। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दाब की, प्रेशर की, तो दाब का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल पर किया गया लंबवत, इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल दाब कहलाता है। तो आपके पास दाब का फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए, बल का मतलब हमने लिखा था m1L1 t-2। ठीक है, और जब आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हो, L1 इंटू L1, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली रिप्रेजेंट तो हमारे पास लंबाई को ही कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनता है m1, ये L2 होगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, जिससे हम लिख सकते हैं L-1 t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, दाब का विमेय सूत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से जितने फॉर्मूलेज हमको आते हैं या जितने फॉर्मूलेज हमको याद हैं उन सभी का विमेय सूत्र हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। शाम को जब आपको DPP दी जाएगी तो उसमें जितनी भी भौतिक राशियां हमने पढ़ी हैं उन सभी के विमेय सूत्रों को फॉर्मूला वाइज आपको दे दिया जाएगा, आपको केवल पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से विमेय सूत्रों की बात की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, कि हम ये बात करें कि यदि किसी भौतिक राशि के पास विमेय सूत्र है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास मात्रक भी होगा। बात क्लियर, कि अगर भौतिक राशि के पास विमेय सूत्र है तो आवश्यक रूप से कंपलसरी फॉर्म में उसके पास मात्रक भी होना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सन है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि हमने ये चीज़ लिखी थी, वेग का हमने विमेय सूत्र लिखा था L1 t-1। अगर यहीं से आप मात्रक कैलकुलेट करना चाहो तो L1 का मतलब लंबाई, जिसका SI मात्रक होता है मीटर, T का मतलब समय, जिसका SI मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से इसकी बात की जाए, त्वरण की बात की जाए, तो हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमेय सूत्रों के आधार पर मात्रकों का निर्माण किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि अगर हमको विमेय सूत्र पता है तो मात्रक क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बना, पहला कंसेप्ट अपन ने लिखा कि यदि किसी वस्तु के यदि किसी भौतिक राशि के पास विमेय सूत्र है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास मात्रक भी होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि अगर हमारे पास विमेय सूत्र है तो उस राशि के पास मात्रक का होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि यदि इस चीज़ को इन्वर्स करें, यदि इस चीज़ को विपरीत करें कि यदि भौतिक राशि के पास मात्रक है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके पास विमेय सूत्र भी हो। ठीक है, यदि किसी भौतिक राशि के पास मात्रक है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास विमेय सूत्र भी हो। इस बात को नोट कर लीजिए। पहले हमने बोला कि यदि भौतिक राशि के पास विमेय सूत्र है तो ये कंपलसरी है, ये आवश्यक है कि उसके पास मात्रक होगा। लेकिन यदि किसी भौतिक राशि के पास मात्रक है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके पास विमेय सूत्र हो। एग्जाम्पल्स की हम बात करें कि जब हमने पूरक कोण की बात करी थी, जब हमने पूरक राशियों की बात करी थी तो वहाँ पर द्विविमीय और त्रिविमीय कोण हमने पढ़े थे। द्विविमीय कोण का जो मात्रक था वो रेडियन था, त्रिविमीय कोण का मात्रक स्टेरेडियन था। लेकिन इन दोनों ही कोणों के पास में मात्रक था, लेकिन इनका कोई विमेय सूत्र नहीं है।
एंटायर फिजिक्स में यही दो भौतिक राशियां ऐसी है जिनके पास मात्रक तो है लेकिन इनका कोई विमेय सूत्र नहीं है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि भौतिक राशि के पास मात्रक है तो उनका विमेय सूत्र भी होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में आप इसको एक तरीके से अपवाद भी बोल सकते हो, तो उसको हम याद रख सकते हैं कि जो 2D और 3D कोण था, इन 2D और 3D कोण के पास में किसी भी प्रकार का विमेय सूत्र नहीं होता है, लेकिन हम इनके मात्रकों को लिखते हैं कि इसका मात्रक रेडियन है और इसका मात्रक स्टेरेडियन है। बात क्लियर। तीसरी चीज हम बोलते हैं कि यदि विमेय सूत्र समान हो, दो या दो से अधिक राशियों के यदि विमेय सूत्र समान हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे भौतिक राशियां भी समान होंगी। स्टेटमेंट पे आप गौर करिए कि मैंने बोला कि यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान हैं, बराबर हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी भौतिक राशियों का जो प्रकार है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने बात करा, पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं वेग और चाल। इन वेग और चाल इन दोनों के विमेय सूत्र तो बराबर हैं, L1 T-1, लेकिन ये दोनों भौतिक राशियां अलग अलग हैं। आपको पता है कि ये एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। तो स्टेटमेंट क्या बना हमारे पास कि यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान हों तो यह आवश्यक नहीं है कि वे भौतिक राशियां भी बराबर होंगी। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के, दो या दो से अधिक अलग अलग भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान हो सकते हैं। यह स्टेटमेंट सत्य है, वैलिड है, ट्रू है। एग्जाम्पल यहीं से देख सकते हैं कि वेग और चाल दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन फिर भी इनके विमेय सूत्र कैसे हैं, समान हैं। तो कुल मिलाकर कंसेप्ट वही है, उसको घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से बोला जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहली बात कि वे जिन भौतिक राशियों के विमेय सूत्र हैं आवश्यक हैं कि उनके पास मात्रक होगा। सेकंड स्टेट में हमने बोल दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक हैं उनके विमेय सूत्र भी हों। एग्जाम्पल आपने देख लिया 2D और 3D कोण। नेक्स्ट हमने बात बोली कि यह आवश्यक नहीं है कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान हों तो उनकी प्रकार भी समान होगा। एग्जाम्पल देख लिया वेग और चाल, दोनों भौतिक राशियां अलग अलग हैं लेकिन इनके विमेय सूत्र बराबर हैं। ठीक है। इसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि दो या दो से अलग अलग भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान हो सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर वापस से इस एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो यह आपके पास अलग अलग भौतिक राशियां हैं लेकिन इनके विमेय सूत्र एक समान हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से एक जनरल पर्सपेक्टिव के लिए जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं विमीय विश्लेषण के आधार पर, वहाँ पर लगभग हमारे पास इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्वेश्चंस के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डीपीपी के अंदर जो कंप्लीट भौतिक राशियां हैं उनका आपको फॉर्मुलेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ तक अगर हमको क्लियर आया हो, समझ में आया हो, तो अब हम इस विमीय सूत्रों के ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए विमीय सूत्रों में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं विमीय विश्लेषण के बारे में। देखिए विमीय विश्लेषण क्या चीज़ होता है और किस तरीके से हमको इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है। पहले तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 2 मीटर प्लस 5 मीटर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 7 मीटर ऑफ कोर्स। अगर हमसे पूछा जाए 7 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम, तो अपना आंसर कितना आ जाना चाहिए? 4 किलोग्राम। बिल्कुल करेक्ट बात है।
अगर हमसे पूछा जाए 2 मीटर प्लस 7 केल्विन, अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो कुछ बात समझ में आई इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और बाकी, ये दो ऐसी गणितीय प्रक्रियाएं हैं जो समान भौतिक राशि पर ही अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है भाई, अल्टीमेटली ये भी लंबाई थी, ये भी लंबाई थी, आपने लंबाई को लंबाई में जोड़ा तो रिजल्ट हमको क्या मिला? लंबाई मिला। ये द्रव्यमान था, ये द्रव्यमान था, हमने द्रव्यमान में से द्रव्यमान को माइनस करा तो आंसर भी हमको क्या मिल गया? द्रव्यमान मिल गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ तथा बाकी, ये दो ऐसी गणितीय प्रक्रियाएं हैं जो हमेशा एक समान भौतिक राशि पर ही अप्लाई की जा सकती हैं। यदि भौतिक राशियां भिन्न भिन्न हों तो वहाँ पर जोड़ और बाकी नहीं किया जा सकता। मैं केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, जोड़ और बाकी की बात कर रहा हूँ। बाकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे आपने देखा कि वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक अलग भौतिक राशि है, समय एक अलग भौतिक राशि है, लेकिन फिर भी वो दोनों किसका निर्माण कर देते हैं? वेग का निर्माण कर देते हैं। तो जोड़ तथा बाकी ये दो ऐसी भौतिक गणितीय संक्रियाएं हैं जिनका यूज़ एक समान भौतिक राशि पर ही किया जा सकता है। बस यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि हमको पता है जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। अब हमने कहा कि अगर ये बल है तो ये भौतिक राशि भी तो बल होनी चाहिए। भाई अगर आप इनको LHS और RHS की फॉर्म में यूज़ करो तो गणितीय इक्वालिटी का बराबर के साइन का मतलब क्या है कि जो ये वाला टर्म प्रदर्शित कर रहा है वही ये वाला टर्म प्रदर्शित करेगा। हमने कहा कि F इक्वल टू MA, मतलब F अगर बल है तो M और A भी आपके पास अल्टीमेटली क्या होने चाहिए? बल होने चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा कि आपके पास अगर विश्लेषण की बात की जाए तो M यानी कि द्रव्यमान और त्वरण यानी कि L1 T-2। बात क्लियर? और ये क्या है आपके पास? M1 L1 T-2। और हम जानते हैं कि बल भी क्या होता है? M1 L1 T-2 ही होता है। तो जब आप मैथमेटिकल इक्वालिटी की बात करते हो तो जो समीकरण गणितीय रूप से बराबर लिखे गए हैं वो विमीय सूत्रों के रूप में भी बराबर होंगे। मतलब इनका विमेय सूत्र भी आपस में कैसा रहेगा? बराबर रहेगा, इक्वल रहने वाला है। अब ये तो चलो हमको फॉर्मूला था, इसके बेसिस पर हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से ही इस चीज़ को पढ़ते आए हैं, जब से हमने विज्ञान पढ़ा होगा उसके बेसिस पर हमको पता है कि F बराबर ma है। अब अगर यहाँ पर वेरिएबल के रूप में, चरों के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम चरों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि सपोज आपके पास लिखा गया F बराबर x इंटू ए। हमको यहाँ पर बताया गया कि F जो है वो क्या है? F बल को निरूपित कर रहा है। ठीक है, A आपके पास त्वरण को निरूपित कर रहा है। तो ये जो x है इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए? ये किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करना चाहिए वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। सॉल्व करने के लिए माना कि जो x है आपके पास, उस x का विमीय सूत्र हम क्या लिख देते हैं? MA LB TC। ठीक है, ये जो x हमने चर मान रखा है, इस x चर का विमेय सूत्र हमने क्या मान लिया? m की घात a, l की घात b, t की घात c। यहाँ पर a b c हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनका मान हमको ज्ञात करना है। जो मान ज्ञात होगा वो इस फॉर्मूले में लिखेंगे और जब आपके पास वो मान लिखा जाएगा तो x हमको पता चल जाएगा कि x क्या चीज़ है। तो देखिए सॉल्व कैसे करें। अब हमको पता था कि ये जो बल है, ये जो F है वो क्या है? एक्चुअली बल है, और इसको इक्वेट किसके साथ में किया गया है? x इंटू ए के साथ में किया गया है। मतलब F का जो आपके पास विमेय सूत्र होगा वो x इंटू ए के विमेय सूत्र के बराबर होगा। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन देखो किस तरीके से ज्ञात किया जाए कि हमारे पास F है, F का विमेय सूत्र हमको पता है M1 L1 T-2 होता है। बात क्लियर? x का जो विमेय सूत्र है वो हमने मान रखा है m की घात a, l की घात b और t की घात c। और a जो है वो त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमको ये भी पता है कि त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है? m0 L1 T-2। बात जब घातों की है, इसको सॉल्व करेंगे तो आधार समान है तो घातें क्या हो जानी चाहिए? जुड़ जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं?
m की घात a प्लस 0, तो a प्लस 0 को क्या लिख दिया गया, a लिख दिया गया। l की घात b प्लस 1, तो l की घात को हमने क्या लिखा, b प्लस 1 लिखा। और t की घात कितनी बनेगी, c माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपने पास m1 l1 t माइनस 2 के। बात क्लियर? अब अगर ये दोनों गणितीय पद आपस में बराबर हैं तो ये तभी बराबर होंगे जब संबंधित MLT की जो घातें हैं वो भी आपस में कैसी हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो जब हम गणितीय संक्रिया या प्रक्रिया का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि गणितीय संक्रिया द्वारा, तो गणितीय संक्रिया द्वारा क्या हो सकता है, m की घात यहाँ पर है 1 और यहाँ पर m की घात कितनी है, a। तो हमने लिखा कि 1 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो हमको a का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से l की घात है 1 और यहाँ पर l की घात कितनी है, b प्लस 1, तो 1 इक्वल टू b प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 1 to 1 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको b का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी तरह से जब t की घात की जाए तो t की घात यहाँ पर है -2 और वहाँ पर दूसरे पद में कितनी है, c माइनस 2 है। वापस से -2 कैंसिल, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास c का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि सॉल्व करने पर a का मान 1 है, b का मान अपने पास 0 है और c का मान भी कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हमने कहा था कि जो x आपके पास भौतिक राशि है उसका मान था m की घात a, l की घात b, t की घात c। तो a b c के मान हम जब यहाँ पर रखेंगे तो जो भौतिक राशि x हमको पूछी गई है उस x का विमेय सूत्र क्या बनेगा, m की घात a यानी कि 1, l की घात 0, t की घात 0। ठीक है, तो x किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। और हम सबको पता है कि f बराबर क्या लिखते हैं, हम ma लिखते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन से जहाँ तक है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को लिखते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन कितना ही ज़्यादा लंबा हो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कंसेप्ट यही रहने वाला है कि हमारे पास जो जोड़ तथा बाकी ये दो गणितीय संक्रियाएं ऐसी है जो हमेशा एक समान भौतिक राशि पर ही अप्लाई की जा सकती हैं। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। जो मेन मकसद है क्वेश्चन का वो हमेशा यही रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमको पहले से पता है कि F बराबर ma है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि जो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा लंबा है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करा जाए। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा गया PV इक्वल टू x इंटू V1 प्लस y इंटू W। बात क्लियर? आपको यहाँ पर बोल दिया गया कि P का मतलब हमारे पास है सपोज दाब, V का मतलब हम मान लिखते हैं आयतन, V1 को हम मान लेते हैं वेग और W को हम मान लेते हैं कार्य। ये चीज़ बोली गई। ठीक है, और सवाल हमारे पास है कि x और y इनके विमीय सूत्र हमको ज्ञात करने हैं। सवाल समझ में आया कि हमको एक रैंडम क्वेश्चन दे रखा है कि PV इक्वल टू x इंटू V1 प्लस y इंटू W, और हमको यहाँ पर बता दिया कि P का मतलब दाब था, V का मतलब आयतन था, V1 हमको वेग है और W का मतलब कार्य है। तो x और y हमारे पास क्या, इनके विमेय सूत्र क्या होने चाहिए, ये हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, वापस से यहाँ पर हमको वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने पहले सीखा था। अगर हमको एडिशन दे रखा है तो इसका मतलब ये तीनों भौतिक राशियाँ आपस में बराबर होंगी। जिस तरह से आपने कहा था 2 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 7 मीटर, लंबाई को लंबाई में ही ऐड किया जा सकता है, उसी प्रकार से ये जो भौतिक राशि है वो इसके भी बराबर होनी चाहिए और इसके भी बराबर होनी चाहिए।
तीनों भौतिक राशियाँ आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब इस पद का जो विमेय सूत्र होगा वो इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, या इन तीनों पदों के विमेय सूत्र आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले ये जो PV हमारे पास है, इस P इंटू V का विमेय सूत्र हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब विमेय सूत्र कैसे लिखा जाए, तो आपको पता है दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, बल का विमेय सूत्र हमने लिखा था M1 L1 T-2, और क्षेत्रफल का विमेय सूत्र हमने क्या लिखा था, L2। ठीक है, तो जब दाब की बात की जाए तो दाब का विमेय सूत्र अपने पास बन गया M1 L-1 T-2। बात क्लियर। V हमारे पास आयतन है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब लंबाई को कितनी बार काम में लिया गया है, 3 बार काम में लिया गया है। तो आयतन का विमेय सूत्र आप क्या बोल सकते हो, L3 बोल सकते हो। इसी तरह से वेग का विमेय सूत्र हमको पता है, वेग हमारे पास होता है L1 T-1। तो ये वेग हमारे पास आ गया। कार्य की जब बात करें तो हम लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, ये कार्य हमारे पास आता है। बल का विमेय सूत्र हमको पता है M1 L1 T-2, और विस्थापन यानी कि लंबाई यानी कि L1। तो हमारे पास फॉर्मूलेशन बना M1 L2 T-2। कोई दिक्कत। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं PV। इस PV पद का विमेय सूत्र क्या हो, तो जैसे हमने लिखा, पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करी, जो पद PV आपको दिया गया है उस PV का विमेय सूत्र क्या होगा। तो PV का विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए P का हमने कैलकुलेट कर रखा है कि P का विमेय सूत्र है M1 L-1 T-2। ठीक है, और V यानी कि आयतन, इसका विमेय सूत्र हमने लिख रखा है L3। तो जब इसको सॉल्व करा जाए तो P इंटू V, इस पद का विमेय सूत्र निकलेगा M1 L2 T-2। बात क्लियर। तो PV जो हमारे पास है वो PV का विमेय सूत्र क्या निकल गया, M1 L2 T-2 निकल गया। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो पद है इसका विमेय सूत्र इस पद के भी बराबर होगा और इस पद के भी बराबर होगा। यहाँ तक चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे अपने पास जगह कम है तो इसको अपन को रफ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि PV का जो विमेय सूत्र है वो क्या है, इस वाली टर्म के भी बराबर है और इस वाली टर्म के भी बराबर है। तो यहाँ पर वापस से अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन चुका है, जैसा कि आप सॉल्व भी इसको कर सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो वेरिएबल x हमने माना था, वापस से हमारा फॉर्मूला वही है कि माना x का जो विमेय सूत्र है वो हम क्या लिख लेते हैं, MA/LB/TC। ठीक है, अब PV का विमेय सूत्र इस पद के विमेय सूत्र के बराबर होगा। तो PV का विमेय सूत्र हमने लिख रखा है M1 L2 T-2, ये हो गया PV, इक्वल टू x का विमेय सूत्र है हमारे पास MA/LB/TC। इसी के साथ में V1 का विमेय सूत्र है हमारे पास L1 T-1। बात क्लियर। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया M1 L2 T-2 इक्वल टू MA/LB+1 TC-1। ठीक है, आगे अगर ये दोनों इक्वेट हैं तो जो हमारे पास MLT हैं इनकी घातें भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास हल करने पर गणितीय संक्रिया के द्वारा A तो कितना प्राप्त हुआ, 1, जो 2 है वो किसके बराबर होगा, B+1 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि B किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। -2 है वो किसके बराबर होगा, C-1 के। तो सॉल्व करने पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो A का मान आ गया 1, B का मान 1 और C का मान -1। ये हल करके अपन ने कैलकुलेट करा। तो जो x हमने माना था उस x का विमेय सूत्र कितना है, M1 L1 T-1। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर आना चाहिए। बात क्लियर। इसी तरीके से आप इसको दूसरी टर्म y इंटू डब्ल्यू के लिए भी सॉल्व कर सकते हो कि ये पद है हमारे पास M1 L2 T-2, y को मान लिया, माना y के लिए, ये x के लिए सॉल्व कर लिया। अब अगर y के लिए सॉल्व करना चाहें तो हम कह देते हैं माना y क्या है, MA/LB/TC है, w का हमको पता है M1 L2 T-2 होता है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर a b c के मान हमको 0 प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं y जो है वो किसी प्रकार का कांस्टेंट है।
ठीक है, एक प्रकार का नियतांक है, क्योंकि नियतांकों का कोई विमेय सूत्र नहीं होता है। जैसे हमने गणितीय नंबर लिखा 2, तो इसका क्या विमेय सूत्र है? इसका कोई विमेय सूत्र नहीं है, एक नियतांक है एक प्रकार का। बात क्लियर? तो ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ा जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू जहाँ तक संभव है आपको जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण का, वो समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को कितना ही ज़्यादा लंबा किया जा सकता है, कितना ही बड़ा किया जा सकता है, मेन जो कंसेप्ट है वो यही रहने वाला है। बात क्लियर? अब देखिए सेकंड तरीके के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि विमीय विश्लेषण में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इसको कन्वर्जन भी कहते हैं, कि हमको भौतिक राशियों को विभिन्न मात्रक पद्धतियों के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके को भी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे मैंने लिखा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम सबको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने कहा ये मान MKS सिस्टम में और ये मान CGS सिस्टम में। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। सपोज परिमाण कितना है? N1 है। मीटर यानी कि मात्रक यानी कि विमेय सूत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा है ये क्या है? ये एक प्रकार का विमेय सूत्र भी तो है, इसको आप विमेय सूत्र के द्वारा लिख सकते हो। यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, माना N2, और ये दूसरा मात्रक है। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ विमेय सूत्र होगा। अब अल्टीमेटली ये दोनों हैं तो लंबाई, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन हमने लिखा, ये कॉम्बिनेशन लंबाई को ही प्रदर्शित करना चाहिए कि ये भी लंबाई अपने पास है और ये भी लंबाई अपने पास है। लेकिन यहाँ पर जो मापन पद्धति है, जो मेजरमेंट सिस्टम है, वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म के लिए N1 का मतलब हमारे पास कोई गणितीय मान आया, कोई परिमाण आया, और जो प्रथम मापन पद्धति थी उसमें हमने द्रव्यमान जो था उस द्रव्यमान का मापन माना M1 है। पावर हमने कितनी मान ली? A मान ली। L1 इंटू B और T1 इंटू C। ठीक है भाई, विमेय सूत्र एक्चुअली पावर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। भौतिक राशियों की जो पावर है उनको विमेय सूत्र के आधार पर लिखा गया है, तो पावर तो चेंज होने वाली नहीं है। ABC M की घात है A, L1 की घात है B और T1 की घात है C। M1, L1, T1 इन मानों को मापन पद्धतियों के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, माना जा सकता है। बात क्लियर? इसी तरह से दूसरा टर्म, उसका गणितीय मान कितना था? N2 था, और दूसरी मापन पद्धति में द्रव्यमान का मान कितना आ गया? माना M2 आ गया। ठीक है, लंबाई का मापन L2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया और समय T2 के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये दोनों भौतिक राशियां अगर समान हैं तो अल्टीमेटली इनके विमीय सूत्र भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से ये भी लंबाई थी और ये भी लंबाई थी, उसी प्रकार से अगर ये भौतिक राशियां हम एक जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ें तो जो इसका विमीय सूत्र है वही इसका विमीय सूत्र होगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर इनके मापन पद्धतियों के अकॉर्डिंग मान अलग अलग लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब सपोज आपको N1 का मान कैलकुलेट करना है, तो N1 का मान कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? M1 अपॉन M2 पावर A, M2 अपॉन M1 पावर A, L2 अपॉन L1 पावर B एंड T2 अपॉन T1 पावर C। बात क्लियर? और जो गणितीय मान N2 है वो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मुलेशन या ये तरीका हमको याद रखना है। बात क्लियर? तरीका समझ में आया कि हमने लिखा था, एक एग्जांपल लिया हमने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जहाँ पर 1 जो है गणितीय मान है, मीटर MKS पद्धति का मात्रक है, 100 इसका गणितीय मान है, सेंटीमीटर CGS पद्धति का मात्रक है। लेकिन अल्टीमेटली ये तो लंबाई को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर लंबाई है तो इनके विमेय सूत्र बराबर होंगे। तो माना पहला जो अपने पास परिमाण था वो N1 था, दूसरा परिमाण हमने N2 मान लिया।
जब पहली मापन पद्धति लिखी गई तो उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय को m1, L1, T1 के द्वारा मापा गया। अब भौतिक राशि समान थी तो पावर हमने क्या मान ली, ABC मान ली। उसी तरीके से N2 गणितीय मान था दूसरी पद्धति में, और यहाँ पर द्रव्यमान, लंबाई और समय का जो मापन था उनको M2, L2, T2 के द्वारा प्रदर्शित करा गया था। लेकिन विमेय सूत्र बराबर थे तो पावर कितनी आ गई, ABC आ गई। अब अगर आपको N1 का मान ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है, और अगर N2 हम लिखना चाहें तो इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 इंटू M1 अपॉन N2 इंटू पावर A, L1 बटा L2 पावर B, T1 बटा T2 पावर C। बात क्लियर। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने कहा, क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया 3 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। 3 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर है। ये MKS पद्धति में मात्रक है बल का, CGS पद्धति में मात्रक है बल का। हमको मान निकालना है कि कितना आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी तरीके से 3 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, न्यूटन का मतलब क्या है, आप बल की बात कर रहे हो भाई, ये भौतिक राशि क्या है, बल है, तो इसके विमेय सूत्र आपस में बराबर होंगे। तो हमने कहा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर गणितीय मान कितना है, 3 है, ठीक है। बल का जो आपके पास विमेय सूत्र होता है वो बल का एक जनरल विमेय सूत्र हम लिखते हैं M1 L1 T-2, ये बल का विमेय सूत्र है। तो अब अपन फॉर्मुलेशन की बात करें तो गणितीय मान है हमारे पास 3। प्रथम मापन पद्धति में जो द्रव्यमान है वो M1 के द्वारा प्रदर्शित करा गया, पावर कितनी है, 1 है। जो लंबाई है वो L1 के द्वारा प्रदर्शित की गई, पावर कितनी है, 1 है। जो समय है वो T1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया, पावर कितना है, -2 है, ठीक है। इक्वल टू, सपोज यहाँ पर जो गणितीय मान था वो किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। मापन पद्धति की बात की जाए तो दूसरी मापन पद्धति में CGS में द्रव्यमान कितना है, M2 है, लेकिन बल था तो पावर कितनी रहने वाली है, 1। लंबाई है हमारे पास L2, पावर है 1, और समय हमारे पास T2, पावर है -2। बात क्लियर। हमको x का मान कैलकुलेट करना था तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3, और इस टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो टर्म जब अपने पास डिवाइड होगा तो देखिए क्या बनेगा, M1 अपॉन M2 पावर 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, L1 अपॉन L2 पावर 1, और इसी तरीके से T1 अपॉन T2 पावर -2। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग MKS को काय में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जब हमने मात्रक देखे थे तो MKS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, और CGS में द्रव्यमान का मात्रक था ग्राम। हमको MKS को CGS में लिखना है, इसका मतलब किलोग्राम को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1, पावर कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। इसी प्रकार से L का मतलब होता है लंबाई, MKS में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और CGS में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1, पावर कितनी है, 1। और MKS और CGS में T का मतलब समय है, और दोनों में समय को सेकंड के रूप में मापा गया है। तो आपके पास 1/1, पावर कितनी है, -2, ठीक है। तो 1 की घात -2 का मतलब 1 है। फॉर्मूला क्या बना, 3 गुणा ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 100, जिसको आप क्या लिख सकते हो कि x का मान यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हो गया, 3 गुणा 10 की घात 5। डाइन्स था, यूनिट हमारे पास क्या है, डाइन्स है। तो हमने ये बोल दिया कि ये जो आपके पास 3 न्यूटन है वो 3 न्यूटन 3 गुणा 10 की घात 5 डाइन्स के बराबर है। बात समझ में आई, ठीक है। तो एक तरीके से ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो विमीय विश्लेषण के द्वारा पढ़े जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से इनका कन्वर्जन देख सकते हो। तो जब शाम को आपको डीपीपी दी जाएगी तो ये जो दोनों तरीके के क्वेश्चंस हमने करे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पर और ज़्यादा कितने क्वेश्चंस हम बना सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको दोनों तरीके समझने हैं और इन दोनों तरीक़ों के आधार पर उनके आंसर्स या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात क्लियर? तो ये हमारे पास पहला टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने भौतिक राशि, मात्रक तथा मापन तथा विमीय सूत्रों की बात करी है। इस दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डीपी में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, इस वीक का जो सैटरडे है उसमें अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट लेंगे। एक्चुअली टेस्ट का सिस्टम ये है कि फ्राइडे तक आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है उन सभी टॉपिक्स का सैटरडे को हमारे पास एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो अपन संडे को आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक भौतिक जगत, मापन पद्धति तथा विमीय सूत्र वो कंप्लीट है। इनकी डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। कंप्लीट डीपीपी किस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर? धन्यवाद।